एटलीस्ट अगर ये वाली चीजें नहीं भी हो रही हैं, ये वाला समझ में आ रहा है ऊपर जो लिखा हुआ है हेडिंग, लो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अब कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि किसी का रेस्टोरेंट अगर है तो, या किसी का होटल है, कोई कैफे है, तो उसमें कोई जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की पता चला है कि लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन है कि कस्टमर्स आते हैं लेकिन सेटिस्फाई होकर नहीं जा रहे हैं। कि अभी हमें वो कार्ड वगैरह देते हैं ना रेस्टोरेंट के अंदर हमारा फीडबैक लेने के लिए, तो उस फीडबैक के थ्रू या अदरवाइज भी पता चला है कि फीडबैक ऐसा मिल रहा है कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब ये ऑब्वियसली एक रेस्टोरेंट के लिए या एक होटल के लिए ये एक मसले की चीज है। एट द एंड ऑफ द डे फिर उनके कम आना शुरू हो जाएंगे कस्टमर्स। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि हम फिशबोन का इस्तेमाल करें और हेड के अंदर हम अपने उस मेन पॉइंट को लिखेंगे जिसके ऊपर मीटिंग कंडक्ट की गई है। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे and you are going to ask the leader or the boss is going to ask rest of the participants, और खुद भी वो आइडिया देंगे जो साहब या साहिबा होंगे कि क्या रीजन हो सकते हैं कि हमारा जो कस्टमर्स है वो सेटिस्फाई होकर नहीं जा रहे हैं या लो सेटिस्फैक्शन उनकी हो रही है। अभी डिससेटिस्फाइड नहीं है, होके जा रहे हैं सेटिस्फाइड, लेकिन लो हो रहे हैं। जो पहले लोग आते थे वो स्माइली फेस बना के, ओके वाला फेस बना के दे के जा रहे हैं उसके अंदर एंड ऑल दैट। तो इसमें हम फिर बैठ के अपने रीजंस को डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारी कस्टमर जो है वो खुश होकर नहीं जा रहे। तो जैसे भी हमारा वो आता रहेगा ब्रेनस्टॉर्मिंग और हम यहाँ चीजें लिखते रहेंगे, उसका हम टाइम अगेन सेट करेंगे। लेकिन कोई भी आइडियाज आ रहे हो उस वक्त हम उन आइडियाज को फिल्टर नहीं करेंगे, आ लेने देंगे। ओके, ये हमारा सेकेंड प्रोसेस इज गोइंग टू बी एंडिंग राइट हियर। तो फर्स्ट वाला इनफैक्ट तो कुछ कुछ समझ में आया है आपको राइटिंग प्रोसेस का फर्स्ट, कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करनी होती है तो आपने बैठकर रैंडमली को लिखोगे नहीं, कोई एक तरतीब से कहीं ना कहीं लिखोगे। वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं नोट डाउन करने के लिए चीजें, बुक में हमारे 3 मेंशन है, तो हम उनको ही जो है ना बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीकों के होते हैं। माइंड में रखना है कि ये 3 सिर्फ लिमिटेड नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जाओगे काम करने तो वो डिफरेंट तरीकों से भी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। बस बात ये होती है कि चीजों को आप तरतीब से ऑर्गेनाइज करके कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो। मैम देयर आर ओनली कॉजेज मेंशन्ड इन अ डायग्राम वेयर वी हैव टू राइट द इफेक्ट्स। वो जब हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करेंगे बच्चे ऐसे करेंगे ना, उस वक्त फिर इसको लेके चलेंगे हम। इसी टॉपिक पे हो सकता है मैं आप लोगों को का एक सेशन थोड़ा सा करा लेंगे और फिर इसी के ऊपर हम एक ऐसे भी लिख लेंगे। गुड क्वेश्चन दोहरा दिया। नंबर 2 आपका जो स्टेप है प्रोसेस का, दैट इज ड्राफ्टिंग, या इसको रफ राइटिंग भी कह सकते हो, रफ वर्क भी कह सकते हो, रफ ड्राफ्ट भी कह सकते हो, जिसके अंदर हमने जो पॉइंट्स बनाए हुए थे उनको हम अब पैराग्राफ की शक्ल देंगे। एक सेकेंड, आई विल मूव बैकवर्ड्स। इसके अंदर कहाँ थी वो? ओके, जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, अभी हमने पॉइंट्स बनाए ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर, समझो कि हमने फिशबोन डायग्राम ही यूज कर लिया या अफिनिटी डायग्राम यूज कर लिया, कोई भी तरीके से हमने पॉइंट्स को नोट डाउन। अब वो पॉइंट्स जो हैं, हम उन पॉइंट्स को एज इट इज उठाकर जो है वो नहीं डाल सकते हैं अपने पीस ऑफ राइटिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कल मैं बात कर रही थी अफिनिटी डायग्राम का, अगर हम लेते हैं कि हमने जो है ना वो वेन्यू का बताया था, हमने मेन्यू का बताया था, कितने लोग आएंगे, कब आएंगे। तो अब हमें कैसे पता है कि जब मैं पीस ऑफ राइटिंग करने लगा हूं या लगी हूं, अब उसको डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल देनी है, तो पहले मैंने वेन्यू की बात करनी है, कि पहले मैंने मेन्यू की बात करनी है, कि पहले मैंने उन लोगों की बात, या पहले मैंने जो है वो बजट की बात करनी है। मैंने स्टार्ट कैसे लेना है? अब लिख तो लिया है हमने, उस तो नहीं डाली थी कि पहले पैराग्राफ में ये लिखूंगा, दूसरे में ये लिखूंगा, तीसरे में ये लिखूंगा, उस वजह से आइडिएशन हो रही थी। तो रफ ड्राफ्ट लिखने से पहले आपका एक चीज होती है कि आपने आउटलाइन एक बनानी होती है, कि मेरी ये आउटलाइन है और इसके मुताबिक मैंने फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ और जितने भी मेरे पेजेस हैं वो मैंने लिखने, कि मुझे what am I supposed to put in the first page or first paragraph, what am I supposed to write in the second, what I'm supposed to write in the third, and so on and so forth। लेकिन अगर बेतरतीबी, अगर वहां तो तरतीब दिखा दी है अपने नोट डाउन करने में चीजें, अब जब हम एक्चुअल ड्राफ्ट लिखने आ रहे हैं उसके अंदर हमें नहीं पता कौन सी पेज के ऊपर या कौन से पैरा के ऊपर कौन सा पॉइंट डालना है मैंने।
तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और वो तब पता होगा जब हम एक तरीके का आउटलाइन बना लेंगे कि जिसके अंदर हम पहले जो पहला बॉडी पैराग्राफ होगा हमारा देंगे, उसकी हेडिंग हम डाल देंगे यहाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं वेन्यू है, तो अगर हमने वेन्यू फिल्टराइजेशन के बाद डिसाइड कर लिया है कि जी सीएफई कैंपस ही होने वाला है, ठीक है, अब यहाँ हमने सीएफई कैंपस आगे ब्रैकेट में डाल देंगे, मेन वाला या दूसरा वाला आपका जो है। उसके बाद अब हम यहाँ नीचे मेंशन करेंगे कि ओके मेन कैंपस में तो हमने वेन्यू करना है। अब मेन कैंपस करेंगे, इस रूम में करेंगे, हॉल में करेंगे, या ऊपर रूम 16 और 14 में करेंगे, तो वो चीजें हमने यहाँ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में डालनी होंगी कि ओके मेरा फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा कि हमने सीएफई के अंदर ही अपना वो जो है ना वो इवेंट रखना है, लेकिन सीएफई के अंदर किधर आया, वी आर गोइंग टू यूज 1 रूम 2 रूम्स, छत पे करेंगे, लॉन में करेंगे, लॉन तो इधर शायद है भी नहीं, तो करना है वो इन्फॉर्मेशन जो सेकेंडरी है वो आपकी भी आउटलाइन के अंदर मेंशन होनी चाहिए इन फ्यूअर वर्ड्स। जो आउटलाइन आप बनाते हो वो भी लिस्ट डाउन ही कर रहे हो चीजें, लेकिन आप ये समझो कि अभी आपने जो चीजें एक एफिनिटी डायग्राम या उसके अंदर माइंड मैप के अंदर लिखी थी वर्ड्स के अंदर, अब वो आप यहाँ अपने लिए आउटलाइन बना रहे हो कि यही पॉइंट मैंने अपने पीस ऑफ डॉक्यूमेंट में डालने हैं, लेकिन इस तरतीब से डालने हैं कि पहले पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा। और उसी तरह आपने एक एक दो दो वर्ड्स की हेडिंग देनी है, एक एक दो दो वर्ड्स की आपने जो है वो, हसन एक मिनट बेटा मैं आपका बात सुनती हूँ, और एक एक दो दो वर्ड्स की आपने सेकेंडरी इंफॉर्मेशन देनी है। ये हम प्रैक्टिकली भी करेंगे तो आपको बेहतर तौर पे समझ में आएगा। यू हैव अ क्वेश्चन काइंडली बेटा चैट में बता दीजिएगा। अभी बेसिकली हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। पीडीएफ में ओके, क्या चीज कहाँ से रीड करनी है बच्चे, मुझे समझ नहीं आई। पीडीएफ कौन सी पीडीएफ में? ओके, कहाँ से, हाउ डिड यू गाइस नो कि ये कहाँ है? आज का कंप्लीट तो हो लेने दें। Why are you moving so fastly? और अभी ये पीडीएफ नहीं है, ये तो आपको मैंने फाइल ऑलरेडी शेयर करी हुई है, ये पीडीएफ की शक्ल में नहीं है, ये पीपीटी की शक्ल में है। एनी हाउ इम्पोर्टेंस को जरूरत है ड्राफ्टिंग की। ओके, ड्राफ्टिंग हम जैसे मैंने पहले बताया क्यों कर रहे हैं, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि मैंने कौन सी जगह पे क्या चीज लिखनी है ताकि फिर हमारा डॉक्यूमेंट सही हो, वरना हम वो जो प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने एक डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल निकालनी होती है उसको। ठीक है, आपके बॉस कह सकते हैं, कलीग कह सकते हैं कि अच्छा वो ना माइंड मैप या वो जो फलाना लिस्ट आप क्या था, वो लिस्ट भी पहले मुझे दिखा दो, मीनवाइल आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बनाते रहो। आप दे सकते हैं किसी को वो अपना जो लिस्टिंग होती है आपने की भी होती है, लेकिन उस एक चीज प्रेजेंटेबल हो वो किसी को, वो नहीं हम कर सकते। आप बेशक उसको बना के फाइल में भी अपने रख सकते हो, और डॉक्यूमेंट में सिस्टम में बनाया हुआ तो आप उसको लिस्ट डाउन वाली चीज को सेव भी करके रख सकते हो, लेकिन जब आपने प्रेजेंट करनी है किसी चीज को तो वो आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की शक्ल देनी होती है। तो इस वजह से आपको जो है वो ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। सेंटेंसेस और पैराग्राफ दैट अलाउज रीडर टू अंडरस्टैंड द मैसेज, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये अगेन क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे कि ड्राफ्टिंग क्या होती है, लेकिन वो ये देखेंगे जो समझ रहे हो यहाँ इस वक्त आप लोग, या पढ़ के भी समझ रहे हो अपनी बुक में, तो वो रिफ्लेक्ट हुआ है आपके पेपर में कि नहीं, कि रैंडमली आपने थॉट्स जो है वो लिख दिए इधर उधर का, कुछ आपने 150 वर्ड्स पे लिख दिए हैं, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ में आई, आपको ये नहीं पता था कौन सा जुमला कहाँ आना चाहिए, पैराग्राफ मेरा कहाँ से आना चाहिए। 3 पैराग्राफ बहुत सारे बच्चे लिख के दे देते हैं, बॉडी इंट्रो नहीं लिखते, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, वो कंक्लूडिंग नहीं लिखते। तो ये हमें चीज में माइंड में रखनी है कि ये इंपॉर्टेंस रखती है पेपर में कि ये समझ रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज ड्राफ्टिंग और व्हाट इज रिव्यूइंग, बट रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी पीस ऑफ राइटिंग में वो चीज आपके पेपर में, वो डेफिनेटली वो लोग चेक करेंगे। लॉजिकल कनेक्शन ऑफ आइडियाज हैं, बेतरतीबी तो नहीं है आपके आइडियाज के अंदर।
रफ ड्राफ्ट कभी भी आप किसी को प्रेजेंट नहीं करते हो, अपने ऑडियंस को देते नहीं हो, वो सिर्फ आपके लिए होता है। फाइनल वर्जन का जो ड्राफ्टिंग होती है, प्रूफ रीडिंग, रिवीजन और रीचेक करने के बाद आप कह सकते हो कि मेरा फाइनल ड्राफ्ट है, वो मैं किसी को प्रेजेंट कर सकता हूँ, चाहे ईमेल करनी है, चाहे हार्ड कॉपी करनी है, चाहे सॉफ्ट कॉपी करनी है, व्हाटएवर। वेल ऑर्गेनाइज मैसेज क्या हो सकता है, ये आगे पढ़िएगा। कॉमन सेंस है, अगेन हसन मुझे कहेंगे कि मिस ये कॉमन सेंस है, लेकिन कॉमन सेंस जो है ना वो बड़ा डिफिकल्ट टू फाइंड है बेटा। हसन अब्बास उस दिन कह रहे थे ना इसमें, मुझे ना कल परसों हसन आपकी इसी बात पर मुझे एक बात याद आ रही थी, मैंने वाज ड्राइविंग, कि कॉमन सेंस तो ये भी है ना कि हमें वन वे नहीं तोड़ना चाहिए, बट डोंट वी डू दैट, सिग्नल डू दैट ना। तो वो कॉमन सेंस की तो बात ही ना करनी चाहिए हमें, क्योंकि कॉमन सेंस से ज्यादा होते हुए भी हमारे पास, बट वी डू नॉट यूज दोज इंफॉर्मेशन और एनीथिंग। अच्छा, और अनऑर्गेनाइज मैसेजेस क्यों, क्या कर सकते हैं? अगर हम लिख लें कि ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, अगर फाइनल वर्क की बात करो मार्क्स कम आ जाएंगे, अगर आप बात करो तो क्या होएगा, इंफॉर्मेशन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली होएगी, मिस इंटरप्रिटेशन होगी, सामने वाला कुछ समझेगा, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, एंड इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन ब्रेकिंग टाइज विद योर क्लाइंट्स और विद योर कस्टमर्स। कि अगर हमारी कंपनी इतनी अजीब किस्म की कम्युनिकेशन करती है तो एक वक्त आ सकता है कि सामने वाला कहे कि जी आपसे बिजनेस ही नहीं करना, हम बोलते हैं आप बोलते हो हमें समझ नहीं आता, बार बार आपको एक चीज रिमाइंड करानी पड़ती है, फिर आप हमसे बार बार चीजें पूछ रहे हो, तो मतलब एक दफा क्यों नहीं चीज क्लियर कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो इस तरह की मिसकम्युनिकेशन, हमने तो ये कहा था करने को, आपने तो वो कर दिया, पहले क्यों नहीं पूछा, समझ में नहीं आया था, इतनी सारी वो गड़बड़े होती हैं। वो फिर बंदा बोलता है कि मैंने इनके साथ बिजनेस नहीं करना, आई विल फाइंड समवन एल्स, क्योंकि आप ही सिर्फ एक मार्केट में तो नहीं बैठे हो। इतना नुकसान पहुंचा सकती है आपकी मिसकम्युनिकेशन या गलत of your email or your letter or any kind of written communication. किस तरह हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने पीस ऑफ राइटिंग को, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से टाइप ऑफ राइटिंग कर रहे हैं उस वक्त। अगर कोई ऐसी पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो जिसमें सीक्वेंस के अंदर कोई चीज लिखी है कि जी पहले ये करते हैं, पहले वो करते हैं, अगर मैं इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, या दैट मैटर किसी भी चीज की, अगर हम कोई चीज पहले नंबर पर हमने कोई चीज करनी है और अगर हम उसको तीसरे नंबर पर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये हमने एक दीवार खड़ी करनी है तो मोस्ट लाइकली हमें पहले नीचे से फर्श साफ करना होगा, फिर देन वी आर गोइंग टू प्लेस सम काइंड ऑफ अ सोल्यूशन जो ब्लैक कलर का होता है, ताकि नीचे से सीपेज, going to put the brick and the cement and so on and so forth। लेकिन अगर हम आगे का पीछे, पीछे का आगे कर देंगे तो वो शायद खड़ी तो हो जाएगी लेकिन वो इतनी स्टेबल नहीं होगी, और जो है वो जिस तरह कंस्ट्रक्शन के लॉज के मुताबिक या रूल्स के मुताबिक इसको बनना चाहिए वो उस तरह नहीं बनेगी, बन तो जाएगी दीवार ऑब्वियसली। तो कोई चीज अगर सीक्वेंस में आपने करनी है तो उसको माइंड में रखना है कि वो पीस ऑफ राइटिंग में मेरे रिफ्लेक्ट हो, सीक्वेंस में कोई काम कर रहा हूँ। अगर कोई आपकी राइटिंग कॉज एंड इफेक्ट के बारे में है, कोई राइटिंग आपकी कंपैरिजन कंट्रास्टिंग में है, कोई आर्गुमेंटेटिव है, कोई आपकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की है, का फॉर एग्जांपल कोई रेजिग्नेशन लेटर लिख रहे हो या कंप्लेन की बात कर रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई इनविटेशन है, कोई कंडोलेंसेस लेटर किसी को लिख रहे हो, तो वो आपको माइंड में रखनी चाहिए चीजें कि व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग आई एम डूइंग, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे अपने थॉट्स को प्रायोरिटाइज और ऑर्गेनाइज करना। प्रायोरिटाइज का मतलब कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट तरीन है जो मेरे फर्स्ट हाफ में आनी चाहिए और कौन सी कम है, और कंटिन्यूटी के साथ वो मेरी नीचे आनी चाहिए। जो कंटिन्यूटी के साथ नीचे आनी चाहिए वाली चीज ऊपर आ गई और ऊपर की नीचे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब अगर मैं एक कॉमन सेंस की बात करूं कि जब हम मूवीज देखते हैं तो क्या हम एंड पहले देखते हैं? बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे कि जो एंड पहले देखते होंगे फास्ट फॉरवर्ड करके, और जाकर फिर रिवाइंड करके उसको देखते होंगे स्टार्ट में। कम ही होंगे, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन यूजुअली और जर्नलाइज जो तरीका है डिफॉल्ट, तो वो यही होगा कि पहले बंदा स्टार्ट से ही देखना शुरू करेगा, एंड तक जाए, एक आपका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। तो वो चीज हो कि आपको, रीडर को ये ना हो अच्छा ये तो बात एंड में थी, ये पहले क्यों आ गई, तो एंड में क्यों आ गई या मिडिल में क्यों आ गई, वो कंफ्यूज ना हो बेचारा, उसका कनेक्शन ना टूटे आपकी पीस ऑफ राइटिंग के साथ से। कभी कभी बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, टाइप करते हैं, लेकिन वो उस जगह नहीं होनी चाहिए, वो ऊपर या नीचे होनी चाहिए, क्योंकि उनका कनेक्शन जो है वो बेहतर तौर पर ऊपर बन रहा था, इस बात को ऊपर होना चाहिए था, सेंटेंस हो जाते हैं, लेकिन वो जब पढ़ो तो वो
एक सेकंड के लिए एज अ रीडर मैं एज अ टीचर भी वो अच्छा मैं कहती हूँ अच्छा ये चीज ऊपर होनी चाहिए थी क्योंकि ये तो उसका कनेक्शन है, तो फिर मैं उनको जैसे कह देती हूँ कि बेटा ये वहां लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर है, या ऊपर से नीचे ले आओगे तो वो ज्यादा बेहतर है। एक्सक्यूज मी। अगर हमने किसी को अनएक्सपेक्टेड न्यूज देनी है, अनप्लेजेंट न्यूज देनी है, सैडनिंग न्यूज देनी है, या शॉकिंग न्यूज देनी है, या कोई नेगेटिव न्यूज देनी है, तो हम इनडायरेक्ट अप्रोच या इनडायरेक्ट मेथड या इंडक्टिव मेथड जिसको कहते हैं उसका यूज करते हैं। और अगर हमने खुशखबरी देनी हो या न्यूट्रल न्यूज देनी हो तो डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, बोलते हैं। कोई आपको पता हो कि वहां सामने वाले का रिएक्शन जो है वो ओके ही होगा, या सामने वाले का रिएक्शन हैप्पी हो सकता है, प्लेजेंट हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, तो हम जो है वो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। जब आपको पता हो कि ऑडियंस ने ये खबर सुनकर जो है ना वो बुरा मानना है, उदास होना है, और नाराज होना है, और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो शॉकिंग उसमें चला जाएगा, एस्टॉनिश्ड हो जाएगा, तो फिर हम मेथड यूज करते हैं अपनी पीस ऑफ राइटिंग में। तो ये भी हमने उस वक्त सोचना होता है कि हमने क्या चीज जो है ना वो पहले रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगेन वो दोबारा सीख के डिनर या लंच के ऊपर ही आ जाऊँ कि सिर्फ अगर की बात करें कि सिर्फ बच्चों को बेचारों को बिरयानी ही देनी है, तो ये थोड़ी सी एक मेरी तरफ से एक अजीब सी शॉकिंग न्यूज होगी कि अच्छा इतना हाइप क्रिएट करके जो हम लंच दे रहे हो देख रहे हैं सिर्फ बिरयानी। तो देन इफ आई एम द राइटर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट आई विल मेन्यू वाला चीज एंड के अंदर, ताकि बच्चे जो है ना वो शुरू शुरू में खुश हो जाए, और एंड में जो होना मैं उनको वो बता रही हूँ कि खाने को तो बिरयानी मिलेगी इतना सारी एफर्ट करने के बाद। तो ये वाला मकसद है कि अगर आपको लग रहा है कि वो डिसप्लीज होंगे या कुछ इस तरह का हो सकता है तो इनडायरेक्ट, एंड इफ यू थिंक कि वो 50-50 रहेंगे, ओके रहेंगे, तो फिर आपने डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करनी है। वो भी हमने उस वक्त आउटलाइन में ही सोच कौन सा मेरा पॉइंट कहाँ आना है, क्योंकि मैं बुरी खबर या नेगेटिव न्यूज या थोड़ी सी सरप्राइजिंग न्यूज देने लगा हूं, तो इस वजह से मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, वो वहीं आउटलाइन में हमने डिसाइड करनी होती है। आप समझो प्रेपरेशन को ना अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। जब हम इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर रहे होते हैं तो व्हाट we usually start with is known as buffering or buffer. Begin with a neutral or positive statement that builds rapport. Express appreciation, gratitude और agreement. कोई भी आपने इधर उधर की बात थोड़ी सी करके आपने न्यूज वाली या सैडनिंग न्यूज वाला जो पैराग्राफ है वो या जो स्टार्टर है वो स्टार्ट करना होता है, ताकि एक शॉक ना लगे अगले बंदे को। अगर आप, क्योंकि हम बिजनेस राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो किसी किस्म की कोई सैडनिंग न्यूज या आपने इस तरह की न्यूज अगले बंदे को देनी कि जो आपने हमें कहा था कि 15 दिन के अंदर ये काम करके दे रहे हैं, उनके लिए तो ये नेगेटिव न्यूज ही है, क्योंकि उन्होंने अपना कोई प्लान बनाया हुआ होगा कि हम 1 महीने में ये काम आ जाएगा हमारे पास, तो हम अगला काम फिर इन्हीं को शायद दे देंगे। लेकिन अब हमने ही 1 महीने का काम 1.5 महीने पे ले गए हैं, तो कंपनी वो सोचेगा कि आया ये दूसरा काम भी इनको दें या ना दें, या हमारा दूसरा काम फिर लटक जाएगा जब तक पहला वाला काम हमारे पास नहीं आएगा। तो किसी ना किसी तरीके की, चाहे उनको फाइनेंशियल झटका लग रहा हो, कोई ना कोई उनको नुकसान वहां होगा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम सीधा सीधा उनको नहीं बता सकते कि जो है ना करके तो दे रहे हैं, लेकिन एक के बजाय 1.5 महीने में या 2 महीने में करके दे रहे हैं, whatever। तो पहले आपने एक स्टार्ट पकड़ना है पॉजिटिव किसी स्टेटमेंट से, ताकि उनको, जो आपका क्लाइंट है या कंपनी है, उनको आपके और उनके रिश्ते के बारे में थोड़ी सी आप रिकन्फर्मेशन या अफर्मेशन दो कि जी हम पहले से भी काम करते रहे, रिलेशनशिप अमंग अस, और ये वो एक्सप्रेस एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड एंड एग्रीमेंट, इनमें से कोई भी एक चीज जैसे आप अप्रिशिएट कर लो कि जी हमेशा हमने भी टाइम पे काम दिया है और आपकी तरफ से भी कभी पेमेंट की इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, वो कुछ इस तरह की आप बात करके देन यू मूव ऑन टू द मेन पॉइंट दैट इज योर नेगेटिव और सैडनिंग और काइंड ऑफ प्लीजिंग न्यूज। फिर आप एक्सप्लेनेशन देते हो कि अब ये क्या है, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन द सिचुएशन और रीजंस फॉर द नेगेटिव न्यूज, कि किस वजह से आप उनको जो वो काम लेट दे रहे हो, या उनका काम महंगा करके दे रहे हो, या फॉर दैट मैटर उनका काम नहीं करके दे रहे हो, किसी वजह से हमने एग्री किया था लेकिन तीसरे दिन हम कंफर्म कर रहे हो कि अनफॉर्चुनेटली वी कांट डू योर वर्क,
कभी ऐसा नहीं होता कि इनकम्प्लीट दे रहे होते हो या पैसे ज्यादा लग रहे होते, कभी कभी आपको सीरियस है मगर वो नहीं हम कर सकते ड्यू टू फलाना फलाना रीजन, फिर आप एक्सप्लेनेशन देते हो। काइंड ऑफ इस सीक्वेंस के अंदर हमने चलना है और एंड में कोई प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए हमारी तरफ से कि अगर हम किसी वजह से उनका काम नहीं करके दे सकते हैं तो हम किसी और को रेकमेंड कर दें कि जी ये कंपनी है, ये डिपार्टमेंट या ये लोग हैं जिनके साथ आप टीम वर्क कर लो, क्योंकि मेरे और हमारे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं, तो आई डोंट वांट योर वर्क टू सफर, अनफॉर्चुनेटली वी कांट रेकमेंड समवन एल्स के वो आपका काम इस वक्त कर देगी और वो आपको ज्यादा पैसे भी आपसे नहीं लेंगे। तो किसी किस्म का कोई ऑल्टरनेटिव, कोई सोल्यूशन, कोई सजेशन आप उनको दे सकते हो, या माजर करने के बाद ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल जी अभी ये वाला काम हम आपको 1-1.5 महीना लेट दे रहे हैं या महंगा दे रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, लेकिन अगले वाले काम के अंदर जो है ना वो आपको हम कंसेशन दे देंगे, आपसे पैसे कम ले लेंगे, कोई ना कोई उनको कंपनसेट या इंसेंटिव आप इधर प्रोवाइड कर सकते हो ऑल्टरनेटिव में। या Miss, if we want to complain about something, then should we use indirect or direct method? Okay, good question. मैं अभी बताती हूँ। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो ना तो फिर आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे, क्योंकि वो जो है वो उनके लिए जो है ना वो नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि वो गलती उनसे हुई है अगर आप किसी चीज की कंप्लेन कर रहे हो तो, या फॉर दैट मैटर क्लेम भी अगर कर रहे हो तो। क्लोजिंग लाजमी करते हैं, चाहे आप अच्छा खत लेटर लिख रहे हो, चाहे नेगेटिव न्यूज दे रहे हो या बुरी न्यूज दे रहे हो, अब्रप्टली बंद नहीं करते हैं पीस ऑफ राइटिंग को। आपने किसी ना किसी किस्म की क्लोजिंग देनी होती है, एंड दिस इज स्पेशली फॉर द लेटर और ईमेल। ऊपर नेगेटिव बात शेयर, आपका क्लोजिंग पॉजिटिव पे होना चाहिए ताकि वो भी कंसिडर करें कि हाँ आपसे इस दफा ही प्रॉब्लम हुआ है, नॉर्मली तो आप काम करके दे देते हो, एंड यू योर टोन इज सो, आई एम नॉट सेइंग कि आप वर्ड सॉरी, कुछ बच्चे सॉरी 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 इतना डाल देते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर कि हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया। यू डोंट नीड टू बी अ डोमैट फॉर एनीबडी, सॉरी का वर्ड इतना है, लेकिन आपकी टोन और आपकी वर्ड चॉइस ऐसे होने चाहिए कि यस यू फील बैड फॉर द कंपनी और फॉर द क्लाइंट, और आगे आपकी कोशिश ये होगी कि इस तरह का काम ना हो, लेकिन इतना सॉरी नहीं करना जैसे हम मम्मी अब्बू को सॉरी करते हैं, गड़बड़ करते हैं, जो प्रोफेशनलिज्म नहीं लगता है। ओके, गो थ्रू द डायरेक्ट वाला योरसेल्फ, तब तक मैं इनका मैसेज पढ़ लूं। That depends on the relation that you have with your dad. If you can like go directly to your dad, obviously you're going to go directly to your dad. But if you're afraid of your dad, then you have to go indirectly, and that is through your mother. Usually you do that. ठीक है, वो indirect approach हो जाएगी कि अम्मी के through. And again, if you have good relations and your father is not that fit or something, so you can go directly to him. And it's vice versa. कभी अम्मियाँ भी सख्त होती हैं तो अब्बू के through जाना। जी, डायरेक्ट अप्रोच को जरा खुद पढ़िएगा सब बच्चे। ये वैसे किसका सवाल था कि अगर अम्मी अब्बू से, अली हमजा, अच्छा we've got two हमजा, एक हमजा अब्बास में शायद है, एक अली हमजा है। Attention, interest, desire, attention, what is it? Interest, do I like it? Yeah, I like it, I want it, और फिर eventually you go buy it या उनकी services। लास्ट आपका ये होता है कि यू एंड अप अवेलिंग दैट अपॉर्चुनिटी, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे या कोई चीज बाय कर लोगे या कोई चीज सर्विसेज। अब वो यंगो वाले हैं, करीम वाले हैं, वो इतना कुछ वो करेंगे तो हम कहेंगे कि अच्छा नहीं, इनको छोड़ के हम एक्सपायरी जो नहीं आई है उसको जो है वो यूज करेंगे उनकी सर्विसेज। तो एंड वाला कुछ भी, एनी काइंड ऑफ एक्शन दैट यू टेक, खरीद रहे हो, बेच रहे हो या कुछ भी, या सर्विसेज की अवेल कर रहे हो, कुछ चीजें माइंड में रखने की जो हमें जरूरत है इन द सेकेंड प्रोसेस।
ये माइंड में रखिएगा। जो सेकंड स्टेप ऑफ प्रोसेस है, जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो इसमें आपने कुछ चीजें माइंड में रखनी है। आप कहोगे नहीं अच्छे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए तो चलेगा? सेकंड वाले में डोंट पे अटेंशन टू सच थिंग्स एज स्पेलिंग्स एट दिस स्टेज। दिस स्टेज मतलब जब ड्राफ्ट कर रहे हो, अभी जब आप टाइप कर रहे हो या आप खुद हैंड रिटन कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो लेने दें, क्योंकि थर्ड प्रोसेस अभी हमारा रहता है जो कि रिवीजन है। अपने काम को रीचेक तो हमने करना है। इधर बार बार मत रुको लिखते लिखते कि मेरा टेंस ठीक है, मेरा कॉमा लगा हुआ है, मेरी स्पेलिंग ठीक है, इस वक्त आप लिखते जाओ। थर्ड वाला जो आपका प्रोसेस होगा जिसमें आपने अपने काम को रीचेक करके किसी को प्रेजेंट करना है, उस वक्त हम अपनी ये गलतियां देखेंगे। ये अभी आप अपने लिए जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे बॉस के साथ मिलकर या खुद, जो मैंने उन पॉइंट्स की आउटलाइन बनाई थी, उसी के मुताबिक मैंने ये पीस ऑफ राइटिंग की है कि नहीं की है। अभी ये आपके लिए, आप खुद अपने लिए ये ड्राफ्टिंग कर रहे हो, किसी को देना थोड़ी है आपने ये ड्राफ्ट। मेरे पॉइंट्स से इरेलीवेंट तरीके से तो नहीं ग्रुपिंग कर दिया मैंने, जहां कोई बात नहीं आनी थी वो मैंने गलत तरीके से तो नहीं कर दिए। इन चीजों का ध्यान यहाँ अभी नहीं रखना है। फोकस ऑन द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट के ऊपर आपने रहना है कि मैं कहीं मेन पॉइंट से ड्राफ्ट में कर जाऊं। जैसे हमारी वो बात हो रही थी कि जी क्यों हमारे वर्कर्स जो है वो फैक्ट्री के अंदर लेट आ रहे हैं, तो उस वक्त हमारा मुद्दा वही रहना चाहिए। हमारी पूरी जो सोच का जो लिखना है वो इसी के ऊपर रहना चाहिए कि मेरा जो आउटलाइन बनाई थी मैं उसी पे रहूं कि मजदूर या वर्कर्स जो है वो क्यों लेट आ रहे हैं। ये नहीं है कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ी हुई है तो इस वजह से लेट आ रहे हैं। लेट आने का सैलरी से कोई लेना देना नहीं होगा। पंक्चुअलिटी इज समथिंग एल्स और सैलरी ना बढ़ना इज समथिंग एल्स। तो हमने मेन पॉइंट से ड्रिफ्ट नहीं करना है। कौन सी अप्लाई करोगे ये माइंड में रखनी है, वेदर इट्स गोइंग टू बी द डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। यूज ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स के अगर कभी कभी पीस ऑफ राइटिंग के अंदर हमें विजुअल्स की जरूरत पड़ती है, टेबल्स हो गए, पाई चार्ट्स हो गए, कोई इमेज हो गया, तो वो अगर मैंने डालना है तो वो आया मैंने अपने पास कहीं रखा हुआ है सेव करके, सही जगह डाला है कि नहीं डाला, तो हमने माइंड में रखना है कि ये मैंने जो चीजें डालनी थी वो मेरे पास हैं सारी की नहीं। सिर्फ वर्ड्स नहीं डालने, वर्ड्स के साथ मैंने कोई इमेजेस या पिक्चर्स भी डालनी है। What is going to be the format, whether it's going to be the informal, मैं फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग कर रहा हूँ या इनफॉर्मल कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपका फॉर्मेट चेंज होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चलता है। अभी इसकी हमने बात की थी आउटलाइन। तो जिस क्या होते हैं आउटलाइन के, इसको पढ़िएगा जरा। आपके आप समझो कि आप एक ये जैसे आउटलाइन है ना, आप जैसे इस तार से मैं एक आउटलाइन बना दूं, मैं कहूँ बस इसके अंदर ही हमने रहना है, इसके अंदर ही हमने चीजें रखनी है, जितना भी ये टेबल है बस इससे बाहर हमने नहीं निकलना। तो अब जब हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं तो हमें पता होता है कि वट एवर वी डिसाइड रखना है और इसके अंदर ही रखना है, तो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। हम दूसरी टेबल को ज्वाइन करके हम अपना एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने आप को ये आउटलाइन की लिमिट दे दी है। तो जब हम अपने आउटलाइन की लिमिट दे देते हैं और हमें पता होता है कि ये यहाँ आएगा, इसके साथ जो है कोई कीचेन यहाँ आएगी, वॉलेट यहाँ आएगा, तो वो हमने उसी तरतीब से रखना है, क्योंकि हमने आउटलाइन में इसी तरह जो है वो पॉइंट्स जब बनाए थे तो उसी तरह बनाए थे कि ये कपल अप टुगेदर, मतलब कि साथ साथ रहते हैं आपके पॉइंट्स, अगर आप एक आउटलाइन बना लेते हो। आपका इधर से उधर भटकना समझो कि वो जरा मुश्किल हो जाता है। अगर हम गूगल की बात करें, मैप की, तो यूजुअली व्हाट गूगल मैप टेल्स अस वी फॉलो। अगर हम कभी इधर उधर चले जाएं, स्पेशली व्हेन वी डोंट नो द रूट, तो हम गुम सकते हैं। इवेंचुअली हम पहुंच जाएंगे शायद, लेकिन पहले घूमेंगे। कोशिश क्या होती है कि गूगल मैप लगाया तो उसी को बताए हुए रास्ते के ऊपर चले। तो समझो ये काइंड ऑफ अ गूगल मैप है आउटलाइन हमारी, कि जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने यही पॉइंट्स डालने हैं, तो फिर हमने इसी के इर्द गिर्द ही रहना है और हमने इधर उधर नहीं जाना। इस वजह से आउटलाइन इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम कहीं और कोई डिस्ट्रैक्शन हमारे दिमाग माइंड में ना आ जाए। अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिनिंग द एक्चुअल मैसेज, कि अभी आपने ड्राफ्टिंग नहीं शुरू की तो आउटलाइन में अभी भी मौका है कि किसी वजह से कोई चेंजेस लेके आनी है। बनाते बनाते, पॉइंट्स लिखते लिखते आउटलाइन के अंदर अगर कोई एक माइंड में पॉइंट आया जो उस वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग में नहीं आया था, तो वो आप अगर अपने ओन पे कोई पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो, सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठ रहा है तो डाल सकते हो। और अगर किसी मीटिंग वगैरह में है तो आप बॉस से जाके बोल सकते हो, पूछ सकते हो कि जी ऑल्दो ये 10-15 पॉइंट्स हमने फाइनलाइज किए थे, लेकिन एक पॉइंट ये आया है जो इस आउटलाइन बनाते वक्त कि ये रेलिवेंट लग रहा है, अगर आप कहो तो हम डाल दें। अगर वो कहेंगे ओके तो डाल देंगे, अगर वो कहेंगे नहीं ओके
हम उसी पे चलेंगे जो हमने पहले 10-12 पॉइंट्स को फाइनलाइज किया था। तो इधर आपके पास एक फाइनल मौका होता है कि कोई करनी हो तो आपने आउटलाइन में, तो ये फायदे होते हैं आपकी बेसिकली आउटलाइन बनाने में कि आप अपने काम को रीचेक कर सकते हो वट एवर यू हैव लिस्टेड डाउन। ओके, और एक फायदा इसका ये होता है कि वो आपके पीस ऑफ डॉक्यूमेंट को डिवाइड भी करता है कि जब हम ये सोच रहे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरी कौन से पैरा कौन से पेज के ऊपर आएगी या कौन से सेक्शन के ऊपर आएगी या कौन से चैप्टर के ऊपर आएगी, तो जैसे बढ़ते चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि हम अपने आप को अपनी पीस ऑफ राइटिंग को डिवाइड कर रहे हैं खुद ही। हमने ये कह दिया कि ये वाला जो मटेरियल है ये चैप्टर 1 में ही आएगा, चैप्टर 2 में नहीं जा सकता। ये वाला मटेरियल जो है वो चैप्टर 3 में आना है तो वो चैप्टर 2 में नहीं आ सकता, तो हम लिमिट कर रहे हैं। अगर हम पैराग्राफ्स की बात यहाँ अपने आप को लिमिट कर देंगे कि मैंने अपनी पीस ऑफ राइटिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, मेरा इंट्रो होगा, कंक्लूजन होगा और मिडिल सेक्शन होगा। तो मेरे ये वाली चीजें 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 1 पॉइंट इंट्रो में आएगा, पॉइंट जो है वो मिडिल सेक्शन के अंदर आएंगे और ये वाले पॉइंट जो है मेरे कंक्लूजन के अंदर आएंगे। तो हम विजुअली भी उसको 3 हिस्सों में अपनी पीस ऑफ राइटिंग को डिवाइड करते हैं, चाहे वो 1 पेज का डॉक्यूमेंट हो चाहे 10,000 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो। आपका इंट्रो होता है, आपका मिडिल होता है और आपका एंडिंग भी होती है। कभी कोई ऐसी नॉवल नहीं पढ़ी होगी या मूवी नहीं देखी होगी जिसकी एंडिंग ही ना हुई हो। होती है ना सबकी एंडिंग, कभी ना कभी जाके वो आधा घंटा 40 मिनट या जितने मिनट की भी मूवी या ड्रामा है वो खत्म तो होता है ना कहीं। तो आपकी स्टार्टिंग होगी ही होगी, मिडिल सेक्शन होगा ही होगा, जिसमें आप सारी डिटेल्स बता रहे होगे और फिर आपका कहीं ना कहीं जाके एंडिंग होती है, कंक्लूजन होता है। रियल लाइफ में भी तो होता है ना, हम पैदा होते हैं और फिर फौत होते हैं और बीच में सारा कुछ जो कर रहे होते हैं। तो नेचर ने ये चीज बना दी है तो हु आर वी टू लाइक नॉट फॉलो इट। अच्छा, ये स्लाइड्स के अंदर कुछ लिंक्स मैंने डाले हुए हैं जो क्लिकेबल हैं लास्ट उसमें रिसोर्सेज के नाम से, जस्ट इन केस किड्स वांट टू और स्टूडेंट्स वांट टू गो थ्रू कुछ और अदर देन योर आई कैप बुक, तो आप इसको क्लिक करोगे तो वो वेबसाइट्स के ऊपर आपको खोल देगा, सिर्फ व्यू करने के लिए नहीं है। कुछ बच्चों को शौक हो सकता है एक्स्ट्रा काम करने का। व्हाट इज द टाइम? कल हमने जल्दी छुट्टी कर ली थी ना, आज हम 15 मिनट ऊपर ले सकते हैं। इजाजत है, ऑफिशियली इजाजत है। अच्छा है ये, 2 बच्चे आगे भी आ सकते हो ऐसे, जो सबसे पीछे बैठे हो रहा, अगर नजर नहीं आ रहा तो आज हम उसका काम तो कर नहीं रहे। हाँ जी, किसी बच्चे ने पूछा था ये इसका मकसद क्या है, किसका मकसद? किस चीज? समझ नहीं आया बच्चा मुझे क्वेश्चन। स्लाइड्स का मकसद या इस स्लाइड का? ये वाला? अच्छा, आप ये समझो कि ये जो अभी हम करने लगे हैं आगे, मैंने ब्रीफली इसको यहाँ रखा है, ये जो सारी थर्ड प्रोसेस है ना आपका रिव्यू करने का। अब हम राइटिंग के थर्ड प्रोसेस के ऊपर आए हैं जिसमें हमने पहले माइंड मैप वगैरह यूज करके आइडिएशन कर ली, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, फिर हमने जो है उसकी आउटलाइन बनाकर अपने जो है वो रफ ड्राफ्ट भी बना लिया है। अब आप समझो कि हमारा जो रफ ड्राफ्ट बन गया, अब हम उसको रीचेक करने के अंदर आए हैं, जो हमारा तीसरा है जिसको रीचेक या रिव्यू या रिविजन कहते हैं। इन स्लाइड्स के अंदर वो सारी चीजें मैंने डिटेल में मेंशन की हुई है। इस स्लाइड के अंदर एक इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो वो एक ही स्लाइड के अंदर सारी चीजें उन्होंने जो है ना कंसाइज करके बताई हैं। तो आगे अगली वाली स्लाइड्स आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएंगी इफ आई गो थ्रू फास्ट इवन के रिवाइज और एडिट। इसमें आपने 2 चीजों को माइंड में रखना है कि रिविजन करते वक्त हमने आर्म्स को ARMS को माइंड में रखना है एंड CUPS कप्स को माइंड में रखना है कि जब हम रिव्यू कर रहे हो तो हमने आर्म्स को और कप्स को माइंड में रखना है। वो कैसे? ये एक्रोनिम है, यानी कि ये एब्रीविएशन है। ARMS, ए से बनता है एड, आर से बनता है, एम से बनता है एंड एस से। ओके, अब कॉमन सेंस का मुझे बताओ, ऐड का मतलब क्या हो सकता है? जब हम रिव्यू करें अपने काम को, कोई चीज ऐड करनी रह गई हो, मैंने आउटलाइन में डाली भी थी, मैं अपने पीस ऑफ डॉक्यूमेंट में डालना भूल गया हूँ, तो वो ऐड करोगे उस चीज को एंड हटानी है।
तो जो मेरे प्लान में नहीं थी वो लिखते लिखते मैंने यहाँ डाल दिया है, तो मुझे उस चीज को रिमूव करना होगा. दैट कैन बी अ वर्ड, दैट कैन बी एन एक्सप्रेशन, दैट कैन बी अ टेबल और चार्ट और पाई चार्ट, कोई इमेज, कोई पूरा सेंटेंस आपका हो सकता है, 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं, इट डिपेंड्स. इसी तरह एड में भी आपको पाई चार्ट तो डाला नहीं, मैंने डाला था, तो एड में भी आपके वर्ड्स हो सकते हैं और कोई इमेजेस या पिक्चर्स भी हो सकती हैं. मूव नहीं, चेंज नहीं. गुड. प्लेस करना, सॉरी, मूव करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे डालना, ये एक्सप्रेशन ठीक है. मगर ये इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने अभी बताया था ना कि कुछ बच्चे नीचे डाल देते हैं एक दो, तो वो ऊपर डालनी थी. कि जो मेन पॉइंट है आपका वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में अगर आना चाहिए, तो कोई बच्चे जो है ना वो एंड पे जाके बता रहे, for writing this letter is that I want a 4-day leave. तो स्टार्ट में बतानी है ना, एंड में थोड़ी बतानी है. तो हमने क्या करना है, जुमला बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सिर्फ उसको मूव करना है, नीचे से उठा के उसको ऊपर वाले पैराग्राफ में डाल देंगे. तो कभी कभी हमारी सारी चीजें ठीक होती है, सिर्फ हमें उनकी प्लेसमेंट जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है. एंड दिस लास्ट इज सब्सटीट्यूट. रिप्लेस करना. कोई वीक वर्ड हो सकता है, कोई आपका जो सेंटेंस या एक्सप्रेशन आपने लिखा है वो थोड़ा सा रूडनेस की तरफ जा सकता है, उसका स्टाइल गलत हो सकता है, उसकी टोन गलत हो सकती है, या आपको ये लग रहा है कि शायद ये जो एक्सप्रेशन है ग्रामेटिकली भी ठीक है, रूड भी नहीं है, लेकिन शायद मेरे सामने वाले को समझ ना आए. मैंने नंबर ऑफ वर्ड्स है वो मेरी कुछ जो है ना मुश्किल है शायद. तो आप फिर उस चीज को सब्सटीट्यूट करोगे, इंफॉर्मेशन को ना डिलीट करोगे, इंफॉर्मेशन को ना ही इसमें कोई एडिशन आपने करनी है, सिर्फ वर्ड चॉइस आपने चेंज कर देना है कि आप रिप्लेस कर दोगे उस इंफॉर्मेशन को दूसरे वर्ड्स के साथ. इंफॉर्मेशन वही इंटैक्ट रहेगी, सिर्फ अल्फाज का जो चॉइस है वो आपकी चेंज हो जाएगी, ताकि आपको ये फील है कि ओके नाउ अब जो है ना वो रीडर को बेहतर तौर पे समझ में आएगा. These are the certain things that you need to keep in mind. Not always कि ARMS सारों की जरूरत पड़ जाए. हो सकता है आप देखो एड की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी होगा मेरे काम में, 100% वही चीज है जो मेरी आउटलाइन में थी. तो कभी आपको ऐड की जरूरत पड़ सकती है, कभी रिमूव की, कभी किसी की भी नहीं पड़ सकती. कि जो आपने काम लिखा था वो बिल्कुल इतना अच्छा था कि शायद एक आध कोई तरह की कोई हो सकती है जो ह्यूमन एरर होगा, बाकी आपने सारा कुछ ही सही लिखा था, तो हो सकता है इनमें से किसी की भी जरूरत ना पड़े. हो सकता है सारों की पड़ जाए, हो सकता है किसी एक दो इनिशियल्स की पड़ जाए. मूविंग ऑन टू द कप्स. CUPS. सी से क्या है, एंड यू से, एंड P पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग. कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ करते हैं? स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हमें पता है बचपन से, प्रॉपर नाउन हमें पता है बचपन से, ठीक है ना, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, यानी वो जो भी आपका प्रॉपर नाउन. उसके अलावा आप टाइटल लिखते हो, किसी का सर लिख रहे हो, मैडम लिख रहे हो, डॉक्टर लिख रहे हो, कैप्टन लिख रहे हो. अगर आप विद इन अ सेंटेंस, सॉरी, एब्रीविएशंस, गुड जॉब, जैसे इधर ARMS लिखा हुआ है कैपिटल में आएगा. अगर आप विद इन अ सेंटेंस भी, स्टार्ट में नहीं, उसमें बीच में किसी डे का या मंथ का नेम लिख रहे हो, तो वो भी कैपिटल से स्टार्ट होगा. अभी जैसे जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में J कैपिटल लिखोगे, चाहे पे ही लिख रहे हो आप. एंड दूसरा ये कि इस पे मुझे एक चीज याद है, कॉन्ट्रैक्शंस प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर जो है ना वो नहीं अच्छे समझे जाते हैं. कि आपने JAN पूरा नहीं, जनवरी JAN नहीं लिखना है. फेब्रुअरी पूरा लिखोगे, जैसे मंडे लिखना है तो MONDAY पूरा लिखोगे, MON नहीं लिखोगे. तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलते. इट इज पूरा लिखोगे, इट्स नहीं लिखोगे. आई वुड हैव लिखोगे, आई वुड हैव नहीं लिखोगे. तो ये इनफॉर्मल में चलेगा, बट फॉर्मल में नहीं चलेगा. इनफॉर्मल में भी फॉर दैट मैटर ये मंडे तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, और कैपिटल M से ही लिखना पड़ेगा. यूजेज, जो वर्ड मैंने यूज किया है यहाँ, क्योंकि अंग्रेजी जबान के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि वो मल्टीपल मीनिंग्स भी रखते हैं और मल्टीपल को बिलोंग करते हैं. कि अब जैसे एक वर्ड है फास्ट, आपका FAST, उसके बड़े मल्टीपल मीनिंग्स हैं. कितने मीनिंग्स सबको पता है? एक तो तेज, और एक रोजा, और जो तेज चलने वाला है वो वर्ब है कि नाउन है? तेज, गाड़ी तेज चलाना, पैदल तेज चलना, वर्ब है. और जो रोजा है,
अब देखो फर्क आ गया ना वर्ड क्लास के अंदर। तो हमें यूजेज पता होनी चाहिए कि हम कौन सा वर्ड जो वहां डाल रहे हैं वो आया इस वक्त वर्ड का काम करेगा, या इसमें मुझे नाउन की जरूरत है, या मुझे एडजेक्टिव की जरूरत है। तो वर्ड क्लास का पता होना कि कौन सा जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ सही है कि नहीं है। पंक्चुएशन का सबको ही पता है, लेकिन फिर भी कभी कभी गलतियां हो जाती है। और ये माइंड में रखिएगा, एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, एक कॉमा और एक फुल स्टॉप के भी मार्क्स हैं। दे विल लिटरली चेक अ फुल स्टॉप ऑल्सो। तरह चेक नहीं करेंगे इधर उधर बातें करते हुए और ये वो, तो वो फुल स्टॉप भी चेक करते हैं। पंक्चुएशन का ध्यान में रखना है कि फुल स्टॉप्स कहाँ डलेंगे, कॉमास कहाँ डलेंगे, अननेसेसरी ना डले हुए हों, और जहाँ डले हैं वहां डले हुए हों। स्पेलिंग मिस्टेक तो जारी बात है, सारों को ही पता है कि हमारी स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए वर्ड्स की, वरना ऑब्वियसली मार्क्स हमारे कटते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने माइंड में रखनी है जब तो रीचेक कर रहे हैं, बेसिक चीजें हैं। अपने काम को रिकैप करते हो आप, रफ ड्राफ्ट को। डीप रिवीजन, अच्छा ये वाला बड़ा जरूरी है। डीप रिवीजन इज द की टू इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपने बताया ना, आपसे मुराद मुझे लिटरली आप लोग नहीं होते, आपसे मुराद होती है जो जो भी ऑब्वियस ऑडियंस है सामने वाला, कि कोई भी बंदा अगर कोई चीज लिख रहा है और उसको री रीड कर रहा है, तो क्या वो रिवीजन होगी? कि आपने अपना काम लिखा या किसी ने आपको अपना काम चेक करने के लिए दिया, क्योंकि अभी आप आगे जाके देखोगे तो आप किसी से रिवीजन भी करा, वो बंदा भी ए टू जी या बंदी जो है वो वही पढ़ ले सिर्फ जो आपने लिखा हुआ था, तो वो तो री रीडिंग हो गई ना, वो रिव्यूइंग तो ना हुई। तो आपने जब रिव्यू करे हो तो डीपली रीड करना है, उसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। कि आपने देखना है कि मैं किस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ उसको, मुझे काम कहा गया है या मैंने ही अपना काम रीचेक करना है। तो मुझे थोड़ी सी तनकीद डीप रीड करना है कि मैंने द लिखना था तो तो नहीं लिख दिया, लिखना था तो मैंने एन तो नहीं लिख दिया हुआ है, पैराग्राफ के अंदर मैंने लाइन छोड़ी है, फुल स्टॉप डाला है कि नहीं डाला, या कि जो मैंने लिखा है ए से लेकर जी तक वो बस सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ। वो तो जो गलत सलत लिखा है मैं तो वही पढ़ रहा हूँ, मैं उसमें मैंने चेकिंग क्या की, एडिटिंग क्या की, रिमूव क्या किया, ऐड क्या किया, शायद जरूरत पड़ सकती थी। तो री रीड नहीं करना आपको। यहाँ भी बहुत बच्चे कर रहे होते हैं कि मैं आपको बोल रही हूँ मिस हो गया, मैं कहा बेटा मुझे जब बुलाना जब रिव्यू कर लो, मिस पढ़ लिया। मैंने कहा पढ़ना नहीं है, रीड थोड़ी करना है, रिव्यू करो अपने काम को कि कहीं फुल स्टॉप और फिर गलतियां मिस में भूल गई थी या भूल गया था। तो वो रिव्यू वैसा वाला है कि तनकीदी करना है कि अगर मैंने ये काम किसी को प्रेजेंट करना है तो ये आया उनके लिए ठीक है कि नहीं है। ये सारी चीजें आर्म्स और कप्स को माइंड में रखते हुए आप अपने काम को रीचेक करोगे, री रीड नहीं करोगे। इवन दैट इज आई थिंक सो वर्ड, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वर्ड। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये पॉइंट? और ये मैं नहीं कह रही, ये बुक भी बोल रही है। रिविजन ऑफ ईच सेंटेंस एज कंसाइज कंप्लीट एंड एक्यूरेट एज पॉसिबल। 7 C's को माइंड में कि मैंने कंसाइजली माइंड में रखा था, मुझे प्रोफेशनल राइटिंग कर रहा हूँ क्योंकि हम बिजनेस राइटिंग की बात करें, तो मैंने कंसाइजली ब्रीफली लिखना था, मैंने कंप्लीट लिखना था, एक्यूरेट लिखना था। कोई इसमें जो है ना वो एम्बिग्यूटी तो नहीं है, क्लैरिटी के साथ सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बंदा पढ़ता है कहता है ग्रामर की तो कोई भी मिस्टेक नहीं है, पंक्चुएशन की भी कोई मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग की भी कोई मिस्टेक नहीं है, मुझे कोई चीज रिमूव और ऐड भी करने की जरूरत, क्या वो कंसाइज है? अब फिर 7 C's आ जाएंगे। कंप्लीट है मेरी इन्फॉर्मेशन, जो मैंने जितने 7 पॉइंट्स बनाए थे या 10 वो मैंने डाले हैं कि नहीं डाले, तो वहां 7 C's को फिर हम माइंड में रखेंगे, तभी आपकी रिवीजन जो है वो सही कंप्लीट होगी, यानी कि प्रोसेस। क्लैरिटी है आइडियाज के बीच में कि नहीं है? मेरा रीडर कहीं पढ़ते पढ़ते बेचारा परेशान तो नहीं हो जाएगा, मुझे दोबारा कॉल तो नहीं करेगा कि जी मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, उसको पहली दफा में समझ आ जाएगी कि नहीं आएगी, ये चीजें चेक करनी है। करनी क्यों चाहिए हमें रिवीजन या रीचेक चीज? टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर्स इफ एनी, रिड्यूस रिडंडेंसी यानी कि अननेसेसरी पॉइंट्स अगर हमने कोई लिख दिए जो इररेलेवेंट है वो हम पॉइंट्स को रिमूव कर सकें, इम्प्रूव और अपडेट कंटेंट, जो भी हमारा मटेरियल हमने लिखा है 2 पेज 10 पेज 20 पेज, क्लैरिटी को बरकरार रखने के लिए, मिसकम्युनिकेशन ना हो उसको अवॉइड करने के लिए हम काम को
ओके, रिव्यू किसके ऊपर जाते हैं? कभी कभी आप खुद अपने काम को रिव्यू करते हो, ज्यादातर इनफैक्ट यही होता है कि हम अपने लिखे हुए काम को खुद ही रीचेक करके फिर प्रेजेंट करते हैं। कभी आप ये कर सकते हो कि आप अपने किसी सीनियर को दे सकते हो, किसी सीनियर कलीग को दे सकते हो, सुपरवाइजर को दे सकते हो कि जी ये मैंने रिपोर्ट बना ली है या ये मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया, इसको एक दफा आप जरा रिव्यू कर लेंगे वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, एंड दीज आर द आउटलाइंस। आउटलाइन आप उनको साथ में दोगे कि ये हमारा प्लान था, ये हमारी आउटलाइन थी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये डॉक्यूमेंट सही बनाया कि नहीं, तो आप इसको जरा चेक कर लो। तो सुपरवाइजर, कोई सीनियर स्टाफ को कलीग है, आप उसको भी दे सकते हो, फॉर दैट मैटर सीनियर है, जूनियर है, किसी को भी दे सकते हो। कभी कभी चेकिंग के लिए भी आपको अपना पीस ऑफ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उनको हम एक्सटर्नल रीडर्स बोलते हैं कि उनकी हेल्प ली जाती है। कुछ ये प्रोफेशन भी है वैसे, बाय द वे, कुछ पैसे भी लेते हैं इस काम को करने के, कुछ वैसे भी आपको आउट ऑफ कर्टेसी भी करके दे देते हैं अगर जानने वाले हों तो। आजकल के ज़माने में वेबसाइट्स भी ऐसी हैं कि जिसमें आप अपने काम को कॉपी कैन गेट द आइडिया कि whether your piece of writing is according to the outline that you have made or not। उसमें कोई ऐड और रिमूव करने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन I don't recommend these softwares and websites because they are not 100% accurate as a human would review your work, but you can use them। Again, कंपनीज में अगर जाके काम करते हो और वहाँ ये यूज करते हैं तो फिर by all means you can do that। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये है तो आईटी एआई ना गड़बड़ कर सकता है। ग्रामर की चेकिंग और मैकेनिक्स की चेकिंग। मैकेनिक्स का मतलब होता है आपकी स्पेलिंग, आपका पंक्चुएशन, और आप का जो वो है ग्रामर, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह, ये आपके मैकेनिक्स में आते हैं। चेकिंग करते वक्त ये चीज चेक करते हैं कि मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है। पास्ट टेंस में चलते चलते मैंने बीच में कहीं पास्ट ही की बात करनी थी तो मैंने अपने टेंस को तो चेंज नहीं कर दिया है, और स्पेलिंग मेरी मिस्टेक तो नहीं है, कैपिटलाइजेशन वगैरह का तो इश्यू तो कोई नहीं है। ये इमेज मैंने आपकी बुक से ही लिया है। पहले वाले को पढ़िएगा अगर नजर आ रहा है तो। लुक एट द ड्राफ्ट एज। अभी अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं, आप इस स्लाइड में सिर्फ मेरे या किसी के लिखे भी ये टाइपिंग है या कोई और चीज भी नजर आ रही है? विजुअली पहला इंप्रेशन क्या है? कुछ हाईलाइटेड है, कुछ टाइप्ड है, कुछ ये एक स्क्रीनशॉट या इमेज डाली हुई है। तो पहला इंप्रेशन विजुअल है आपका। तो लुक एट द ड्राफ्ट एज अ होल की वो बात करें कि जब आप अपने ड्राफ्ट को अभी डीप रीडिंग करने नहीं बैठे हो, अभी आप सिर्फ देख रहे हो उसको एज अ होल। जब हम लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं या बुक शॉप किसी बुक को देख रहे होते हैं तो अभी कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो लेकिन हम कवर को देख रहे होते हैं। हमें अगर इंग्लिश की चाहिए तो इंग्लिश वाले सेक्शन में जाएंगे, और केमिस्ट्री की चाहिए तो केमिस्ट्री के सेक्शन। तो एज अ होल अभी आप उस लाइब्रेरी को देख रहे हो, कौन से सेक्शन में मैं अच्छा ये केमिस्ट्री मैंने तो वहां जाना। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट को भी एज अ होल देखना है कि आया इज इट डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो हमने स्टार्ट में कहा था कि इंट्रो हो गया, बॉडी सेक्शन या सेक्शंस हो गए, और एंडिंग आपकी होगी। तो वो ओवरऑल आपको ये लग रहा है कि हाँ आई डिसाइडेड कि मैं 8 से 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, तो देखने पेजेस का ही लग रहा है, और स्टार्टिंग मिडल और एंडिंग है भी इसके अंदर कि नहीं है। तो देखने में जो है, अगर मैंने पीस ऑफ टाइप ये टाइपिंग की है तो मेरे फॉन्ट ठीक है, अगर मैंने हैंड राइटिंग की है तो मेरी राइटिंग ठीक है। कि उसका एज अ समझो कि दूर से उसका एक थोड़ा सा जायजा लेना है, अभी आप डीप रीडिंग करने बैठे नहीं हो। तो आपने एक ओवरऑल उसके ड्राफ्ट का एक लुक को देखना है कि ये सही लग रहा है कि अभी नहीं लग रहा है, फिर उसकी इन डेप्थ रीडिंग आप बाद में जाके करते हो। ये वाली कि इंट्रो और कंक्लूजन आर दे, डू दे एम्फसिस द करेक्ट पॉइंट्स। तो मैंने कंक्लूजन और इंट्रो में लिखना था कि वो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं कि नहीं किए। फिर टेक्स्ट के बारे में यहाँ थोड़ी सी इन्फो है, एंड रीड द टेक्स्ट आउट लाउड। आप जब अपने रिव्यू करोगे अपने काम को तो कोशिश ये करो, इवन तो अगर आदत नहीं है, कि अपने काम को आप ऊंचा पढ़ो। जब आप ऊंचा पढ़ोगे तो आपके कानों में आपके वर्ड्स जा रहे होंगे, तो सुनने में अगर आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, इसका मतलब है कि कहीं कोई लिखने में गड़बड़ है। तो ये आपकी रीचेकिंग हो जाती है व्हाइल यू रीडिंग, कि आप पढ़ भी रहे हो और आप सुन भी रहे हो अपने काम को। तो सुनने में कोई प्रॉब्लम अगर फील आ रही है तो आप वहीं रुक जाओ, क्योंकि ये सुनने में मुझे चीज, आई नो कि मैंने ये आइडिया कुछ इस तरह पुट इन करना था, लेकिन ये सुनने में ठीक नहीं लग रहा। जब मुझे ही सुनने में ठीक नहीं लग रहा, मेरा ही लिखा हुआ काम, तो शायद सामने वाले को भी कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो
रीडिंग आउट लाउड हेल्प्स। इसकी हम बात कर चुके हैं, ग्रामर वगैरह की, स्पेलिंग की भी बात कर चुके हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि हम ना स्पेसेस भी नहीं देते हैं, इस काम को भी चेक करना होता है। कभी कभी गलती से दो वर्ड्स मिल जाते हैं, कभी कभी दो दफा स्पेस बार दब जाता है अगर हम टाइपिंग की बात कर रहे हो। वो भी हमने माइंड में रखना है, प्रूफ कि ये चीजें तो नहीं कहीं हमारे से गड़बड़ होगी। रिव्यू या रिवीजन क्लियर? यस। एंड आई होप कि जब मैं आप लोगों को कहूँ कि बेटा रिव्यू करके मुझे बुलाना काम से कराने के लिए सिस्टम पे, तो करोगे ना सही तरीके से, रीड नहीं करोगे। ओके, फॉर्मेट को देखोगे कि डेट लिखी थी तो सही लिखी, कहा था पूरा लिखना क्यों थी, इस चीज को नहीं लिख दिया, फिर मुझे बुला रहे हो तो फिर उधर गड़बड़ हो जाएगी। पहले 2 दिन, 1-2 दिन तो चलो खैर है, लेकिन उसके बाद खैर नहीं होगी। फिर मैं तो कह रही थी कि मैं बच्चे का काम ही चेक नहीं करूंगी, तो चेक नहीं करता काम को और मुझे बुला लेता है। The difference between grammar and mechanics. Okay. बच्चा ग्रामर तो आपका हो गया ना टेंसेस, एंड टेंसेस के साथ आपके आर्टिकल्स यानी कि अ द एंड आपने जहाँ लगाना है वो आपने लगाए हैं, सिंगुलर प्लूरल आपने किया है कि नहीं किया है, टेंसेस आपके जो है वो सही है कि नहीं सही है, ही के साथ इज लगाओगे कि ई के साथ आर लगाओगे, वो ये सारी चीजें ग्रामर में आ जाती हैं। मैकेनिक्स के अंदर आपके बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर, और कि आप सिंपल बना रहे हो कि कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हो, पंक्चुएशन आपकी और आपकी स्पेलिंग, ये चीजें आ जाती हैं। एंड द स्पेस बार ज्यादा तो नहीं दिया, गैप दिया है कि नहीं दिया है, दो वर्ड्स आपस में तो नहीं कहीं मिले हुए हैं, ये चीजें मैकेनिक्स के अंदर आ जाती हैं। स्टिल हैव टाइम, 11:15 हुए हैं, अभी तो 11:30 भी नहीं हुए। अच्छा, जो नए बच्चे हैं, जो बेटा ये आज मैंने सुबह आप लोग कर दी थी, इसका नाम है चैप्टर 1, 2, 3। तो इस पीपीटी के अंदर 3 चैप्टर्स कवर्ड हैं, तो इस वजह से अब हर दफा रोज की स्लाइड्स आपको नहीं मिलेंगी कि आज का ये काम हुआ था, आज का वो होगा। जब हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है तो आप लोगों के साथ यही फाइल शेयर की जाएंगी। अच्छा, कमिंग द चैप्टर नंबर 4, नए बच्चे और पुराने बच्चे दोनों, नए बच्चे पुराने बच्चे नहीं, न्यू ज्वाइनिंग के चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स अभी से खुद ही स्टार्ट कर लेने, कवर करने। इडियम्स आर गिवन इन द एंड, 202 या 33 पेज के ऊपर से आपके स्टार्ट होते हैं इडियम्स। एंड चैप्टर नंबर 4 में आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स है अल्फाबेटिकली, वो आपने खुद तैयार करने हैं, तो वो अभी से कर लो, क्योंकि बुक के कर लेंगे तो उसके बाद एडिशनल आपको फिर टीचर से प्रोवाइड किए जाएंगे कि मजीद ये भी हैं करने के लिए। ठीक है, बाय द टाइम हम चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचेंगे, क्योंकि हम पहुंचेंगे और उनमें से कुछ चीजें करनी भी है, वो ऐसी है कि थोड़ी सी टेक्निकल समझ लो, या शायद आप लोगों को ना पता हो, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम्स और इडियम्स का हम लोग करते आए हैं, मैट्रिक में भी इंटरमीडिएट में पता है, वर्ड्स ऑपोजिट्स और सिमिलर वर्ड्स, तो वो आप लोगों ने खुद ही लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद करनी है। चैप्टर नंबर 4 में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं आपके, स्पेशली फिगर ऑफ स्पीच ऐसा है कि वो हर बच्चा, तो वो इस वजह से मैं चैप्टर नंबर 4 पे हम कुछ पॉइंट्स को तो खुद कवर करेंगे क्लास के अंदर, लेकिन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, न्यू ज्वाइनिंग, आई लूज माय ट्रैक देन। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आप लोगों ने खुद ही करने हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज? अल्फाबेटिकली एंटोनिम्स ज्यादा है, सिनोनिम्स कम है, लेकिन आप लोगों को करते हैं अपने ओन पे ही पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 4 में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, वो हम ऑब्वियसली जब पहुंचेंगे तो करेंगे। तो जब हम चैप्टर नंबर 3 ऑलमोस्ट खत्म हो रहा होगा, तो फिर मैं चैप्टर नंबर 4 की फाइल्स आप लोगों के साथ गूगल पे या व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। गूगल क्लासरूम में कौन कौन बच्चा है? गूगल क्लासरूम बना है आप लोगों का अकाउंट कोई? चलो अभी फिर व्हाट्सएप पे ही चलते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी फॉर्मल में थोड़ी सी तमीज ओके। ओके, जैसे कि क्लास में रखनी पड़ चाहिए ना, क्लासरूम में फॉर्मल सेटिंग और इन इनफॉर्मल सेटिंग, फॉर्मल सेटिंग। वर्ड चॉइस का ध्यान, सेंटेंस स्ट्रक्चर का ध्यान आपने रखना होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर कर रहे हो रिटन में तो वहां स्पेलिंग मिस्टेक चलेगी, उधर पंक्चुएशन नहीं डाला तो चलेगा, उधर कैपिटलाइजेशन नहीं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है बच्चा? अपनी जगह पे होके बैठो उधर। यू कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू हिम। कल से आप दोनों इकट्ठे नहीं बैठोगे मंडे को। Where was I again? I lose my concentration like that. हाँ, इनफॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि आप उधर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हो, टेंसेस खराब हो जाए, ग्रामर खैर है, क्योंकि वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल राइटिंग या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप यस थोड़े से रिलैक्स हो सकते हो एज कंपेयर फॉर्मल कम्युनिकेशन, बट इट डज नॉट मीन कि वहां आप गलतियां कर सकते हो, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, ग्रामर की मिस्टेक कर ली, राइटिंग एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न। क्योंकि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी आपको पेपर में आ सकता है ए, और वैसे भी नहीं भी आ रहा। फॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि उसमें हम गलतियां कर सकते हैं, सिर्फ आपकी स्टाइल, टोन और वर्ड चॉइस डिफरेंट हो सकती है। लेकिन बाकी जो रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के या उर्दू पंजाबी जिसमें भी लिख रहे हो वो तो फॉलो करने हैं ना। है लिखना है तो आप तो है पूरा ही लिखोगे क्या? अगला बंदा खुद ही समझ जाए कि मैंने सिर्फ अलिफ लिख दिया था, बाकी स्कूल को लिखना है तो वो खुद ही समझ जाएगा अलिफ सीन लिखकर। तो पूरे वर्ड्स वहां भी लिखने हैं, उर्दू में लिख रहे हो, सेम इज द केस अंग्रेजी में लिख रहे हो, वर्ड्स वही लिखने हैं। अच्छा, ये आपका चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज थोड़ा सा ब्रीफली। कुछ ये इमेज मैंने आपकी बुक से ही लिया है। कुछ सर्टन लेटर्स हैं जो इन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। सेल्स लेटर है, ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने ये वाला इमेज जो है ना वो बुक में से देख लेना, ये समझ के आना कि सेल्स लेटर क्या होता है, ऑर्डर लेटर क्या होता है, कंप्लेंट लेटर क्या होता है, वगैरह वगैरह। क्योंकि कभी कभी वो टॉपिक दे देते हैं एंड दे डोंट लिटरली राइट द वर्ड लेटर। वो लिख देंगे राइट अ लेटर टू, और उसमें सिचुएशन ये होगी कि आपने सेल्स लेटर लिखना होगा। कभी कभी वो लिख भी देते हैं कि राइट अ सेल्स लेटर, कभी कभी वो लिख भी देते हैं राइट अ मार्केटिंग लेटर, कभी कभी वो लिख भी देते हैं राइट एन ऑर्डर ईमेल। लेकिन कभी कभी वो इन टाइप्स के नाम नहीं लिखते, राइट अ लेटर सिर्फ। और जब टॉपिक पढ़ते हो तो समझ में आता है लेटर है, यहाँ ये सेल्स लेटर लग रहा है क्योंकि टॉपिक पढ़ा है हमने। तो इस वजह से कंफर्मेशन हमें नहीं होती है कि वो पेपर में भी और आया जब ऑफिस में जाओगे तो भी, तो भाई मीटिंग हुई थी अभी तो इस बंदे को तो पता होगा ना कि सेल्स लेटर लिखना है या मार्केटिंग लेटर लिखना है। अब मैं क्या उसको बताऊं कि मार्केटिंग का डॉक्यूमेंट बना के लेके आओ या ईमेल करो? इस बंदे को ईमेल कर देना अगले क्लाइंट को। तो जब मीटिंग में बैठे हो ध्यान दे रहे हो तो पता है ना कि अगले बंदे को कौन सा वाला किस टाइप की ईमेल करोगे। तो यू नीड टू बी शार्प इनफ। तो हर बंदा हर दफा बताएगा नहीं कि डैश लेटर लिखो, खाली लेटर लिख दो या खाली ईमेल लिख दो, तो भी आपको समझना होगा टॉपिक से कि क्या मेरा टॉपिक सेल्स वाला है या इनविटेशन लेटर है, रिजेक्शन लेटर है, अप्रूवल लेटर है, रिक्वेस्टिंग लेटर है, रेजिग्नेशन लेटर है, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज आपको होमवर्क फॉर द वीकेंड ही करना, फिर मंडे को इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। 2 पेजेस थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, एक ये भी है, 2 इमेजेस उन्होंने दिए हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस मैसेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस आपका चैप्टर नंबर 2 का नाम है। मैसेजेस से मुराद होती है, आप सब मैसेज भी हो सकता है वो आपका जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओरल वाला भी हो सकता है, वो रिटन में भी चला जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन दी अदर हैंड जब हम बात कर रहे होते हैं, वर्ड ज्यादातर बिजनेस वर्ल्ड में यूज होता है या ऑफिशियल बातचीत में यूज होता है जब हम रिटन कम्युनिकेशन को के बारे में बात कर रहे हो। कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि दिस इज द वे वी कॉरेस्पॉन्ड या दिस इज द वे आवर कंपनी कॉरेस्पॉन्ड, तो इसका मतलब ये है कि वो लिखत पढ़त पे बिलीव करती है। ईमेल आना, ईमेल जाना, लेटर आना, लेटर जाना, या कोई जो है ना वो लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर वो काम करते हैं, वो जुबानी कलामी ज्यादा काम नहीं करते। तो कॉरेस्पॉन्डेंस से निकला है।
तो जहां ये बिजनेस के साथ इसको यूज करते हैं तो यूजुअली इसका मकसद ये होता है कि हम रिटर्न वाले कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। और बिजनेस मैसेज कैन बी आइदर, इट कुड बी रिटन, इट कुड बी ओरल, आपका टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है जो व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा होता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का बेसिक मकसद ये होगा बिजनेस वर्ल्ड में कि आपने कोई भी चीज लिखत पढ़त में करनी होगी। ऑफिसेस के अंदर आपके कुछ रूटीन मैसेजेस भी होते हैं कि जो रोजमर्रा के होते हैं। अब जैसे देख साहब आते हैं, उनको पता है उन्होंने अटेंडेंस लेनी है, मेरे से आके कभी उन्होंने चाय पूछ लेनी है कि मिस आज क्लास यहाँ होगी आज वहां होगी, तो ये एक हमारी रूटीन की है। उस पे उनको कोई सोच विचार कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है कि आज मिस ने जो है ना वो काबुली चाय पीनी है तो आज मिस ने एक नॉर्मल चाय उनको भी पता है बनती है, वही अगर आनी होगी तो आएगी। तो रूटीन मैसेजेस कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर सच आपको प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको पता होता है क्योंकि वो रोजमर्रा के मैसेजेस आपके होते हैं। टारगेटेड मैसेजेस होते हैं, यस, उनके ऊपर आपको प्लानिंग की जरूरत होती है कि मैं ये डालना है, ये नहीं डालना है, ये डालूं, उनसे पूछ लूं, वो प्लानिंग में था, बात कल हुई थी मीटिंग के अंदर, यही चीजें हमने इसके अंदर इंक्लूड करनी है। तो इसमें आपको प्लानिंग की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। फॉर द सिचुएशन कभी डिटेल्ड प्लानिंग की जरूरत पड़ती है जिसमें डेज एंड वीक्स लग जाती है, कभी अगर एनुअल रिपोर्ट और समथिंग लाइक दैट बता रहे हो, और अगर कोई नॉर्मल आपका एक ईमेल या लेटर किसी को सेंड करना है तो आपके फ्यू आवर्स या फ्यू मिनट्स की प्लानिंग भी चल सकती है। तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज स्ट्रक्चर्ड व्हाइल इनफॉर्मल इज कैजुअल एंड फ्लेक्सिबल। गुड, हादिया। कभी कभी आपको वेबसाइट्स के लिए कोई प्रिंट आउट्स करने पड़ते हैं। आजकल के जमाने में सोशल मीडिया है कि अब अगर हम यहाँ एडमिशन वगैरह ओपन कर रहे हैं तो उसमें हमने कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई पीस ऑफ अपना पोस्ट डालनी है, इंफॉर्मेशन डालनी है, या प्रिंट मीडिया में फॉर दैट मैटर देना है, तो वो भी रिटर्न ही होएगा ना। फेसबुक के ऊपर भी रिटर्न में ही आपका स्टेटस जाता है। तो वो भी माइंड में रखना है कि अगेन बिजनेस से ही वो रिलेटेड होगा, क्योंकि उस वक्त हम अपने पर्सनल अकाउंट पे कोई स्टेटस अपलोड नहीं कर रहे हैं, सीएफई के अकाउंट पे करेंगे या वेबसाइट पे करेंगे या प्रिंट मीडिया में डालेंगे अबाउट सीएफई। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो कभी कभी आपको प्रिंट मीडिया या उसकी वेबसाइट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। एंड वही केयरफुलनेस आपने दिखानी है जो कि आप अपना नॉर्मल राइटिंग रिटन वाले पे कराओगे जो आपका हार्ड या सॉफ्ट कॉपी होगा। ओके, इधर ही हम एंड करते हैं, लेटर से स्टार्ट करेंगे कल से मुराद मंडे। मंडे टू थर्सडे हमारे लेक्चर्स होते हैं, फ्राइडे को वैसे आप लोग आते हो, एंड सैटरडे, सैटरडे संडे ऑफ। क्या करते हो सैटरडे संडे? घर जाते हैं। कौन कौन लाहौर से हो? ओ, कम बच्चे लाहौर से हैं। चलो, हैव अ सेफ जर्नी देन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन, प्लीज ओवर द वीकेंड कोशिश कीजिएगा अपने सिस्टम्स में आप लोग डाउनलोड कर लें पेपर। मैंने वीडियो शेयर की तो थी, नहीं रिसीव हुई। चलो मुझे चेक करने दो अभी।